अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। मखसूस जजेस पर मुश्तमिल बेंचेस बनाने, सीनियर तरीन जजेस के मुतालबात को मुसलसल नजरअंदाज करने, अपने ही फैसलों के मुतज़ाद फैसले देने वाले और खुद को वकला तहरीक का आखिरी डायनासोर कहने वाले जस्टिस उमर अता बंदियाल आज चीफ जस्टिस के ओहदे से रिटायर हो जाएंगे। आज सुप्रीम कोर्ट के अफसरान और स्टाफ से अलविदाई खिताब में चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने आबदीदा होकर खुद को डूबते सूरज से तशबीह देते हुए कहा कि आप लोगों का वक्त अभी पड़ा हुआ है, आप सब अपनी भरपूर लगन से काम करें। मुल्क को माशी और दीगर चैलेंजेस का सामना है, जब सब इकट्ठे होंगे तो बहरान नहीं रहेगा। जस्टिस उमर अता बंदियाल पाकिस्तान के 28वें चीफ जस्टिस रहे। वो बतौर चीफ जस्टिस 19 माह और 15 दिन तक अपने ओहदे पर फाइज रहे, जबकि वो तकरीबन 9 साल 3 माह तक सुप्रीम कोर्ट के जज रहे। मगर चीफ जस्टिस पाकिस्तान की हैसियत से उनका दौर जितना मुतनाज़ा रहा और उनके फैसलों पर जितनी तनकीद होती रही, उसकी पाकिस्तान की अदालती तारीख में शायद ही कोई मिसाल मिलती है। अहम बात यह कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से पहले माजी के चीफ जस्टिस के दौर में जुडिशल एक्टिविज्म, बेजा सुमोटो इख्तियारात का इस्तेमाल और सियासी और इंतजामी मामलात में मुदाखलत के इल्जाम तो लगते रहे, मगर जजेस के दरमियान जिस किस्म की तकसीम जस्टिस बंदियाल के दौर में देखी गई, उसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार पर अस्पतालों, स्कूलों और तरक्याती मनसूबों के दौरे करके एग्जीक्यूटिव और इंतजामी अमूर में बेजा मदाखलत और एक सियासी जमात को इलेक्शन से पहले नुकसान पहुंचाने के इल्जाम लगे। उन्होंने तकरीबन हर समाजी मसले पर धड़ाधड़ सू मोटो नोटिस दिए। इसी तरह उनसे कुछ साल पहले चीफ जस्टिस रहने वाले जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने भी कई सियासी और माशी मामलात पर असखुद नोटिस देने की बुनियाद रखी और अपने फैसलों से इंतजामिया और हुकूमत को मफलूज कर दिया। मगर इन दोनों मुतनाज़ा तरीन द्वार में भी अदलिया के अंदर से वो आवाज़ें नहीं उठी, बेंच में उस किस्म की तकसीम और इख्तलाफात सामने नहीं आए जो अफसोसनाक सूरत हाल चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के दौर में देखी गई है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का ये दौर इस हवाले से भी मुख्तलिफ रहा कि माजी करीब में जितने भी चीफ जस्टिस रहे, उन पर दौरान सर्विस तो नाम लिए बगैर तनकीद हुई, मगर उनकी रिटायरमेंट से पहले किसी में ये हिम्मत नहीं थी कि वो उनका नाम लेकर उन्हें बराह रास्त तनकीद का निशाना बनाए। मगर जस्टिस उमर अता बंदियाल वो वाहिद चीफ जस्टिस रहे जिन्हें उनके रिटायरमेंट से पहले ही शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया। सियासी जमातों ने पब्लिकली उनका नाम लेकर उनके ऊपर तनकीद की, उन पर खुलकर जानिबदारी, मखसूस सियासी जमात को फायदा पहुंचाने, वन मैन शो चलाने, मनपसंद जजेस को अपने साथ मिलाने और सीनियर जजेस को नजरअंदाज करने समेत कई संगीन इल्जामात लगते रहे, जिसकी वजह से अदलिया में तकसीम बढ़ी, अदलिया की साख को शदीद नुकसान पहुंचा और शायद इसी वजह से चीफ जस्टिस बंदियाल की अदालत के मुतअद्दिद फैसलों पर अमल दरामद भी नहीं हो सका। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल पर मुख्तलिफ हल्कों की जानिब से बार बार चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सहूलतकारी के इल्जाम भी लगे, मगर अहम बात यह है कि इन्हीं चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने सियासी तनाज़ से मुतल्लिक अपने पहले फैसले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ फैसला सुनाया था। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कौमी असम्बली में इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग से मुतल्लिक साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की रूलिंग को कलअदम करार दिया और तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग कराने का हुक्म दिया, जिसकी वजह से इमरान खान की हुकूमत का खात्मा हुआ और PDM की हुकूमत कायम हुई। अहम बात यह है कि वैसे तो चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का दौर कई हवालों से तनाज़े का शिकार है, मगर इन पर सबसे बड़ा इल्ज़ाम यह था कि वो सियासी और आइनी नौयत के मुकदमात के लिए हमेशा मखसूस जजों का बेंच तश्कील देते थे, जिसका मकसद एक मखसूस सियासी जमात को फ़ायदा पहुँचाना था। और इसी वजह से कानूनी और सियासी हल्कों में हम ख्याल बेंच की इस्तेलाह इस्तेमाल होना शुरू हो गई। लेकिन चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल शुरू दिन से आखिरी दिन तक इस तनकीद की परवाह किए बगैर दो सीनियर तरीन जजेस जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस तारिक मसूद को नज़रअंदाज करते रहे, जिन्हें उनके दौर में कई अहम आइनी और सियासी मुकदमे में बेंच में शामिल नहीं किया गया। बेंचेस की तश्कील की इस रविश पर हुकूमत, सिविल सोसाइटी और वकला तंजीमों की जानिब से चीफ जस्टिस को शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया, जबकि मुतादिद जजेस भी चीफ जस्टिस से सीनियर जजेस को बेंच में शामिल करने और मुसलसल फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा करते रहे, मगर चीफ जस्टिस ये गुजारिशात सुनी अनसुनी करते रहे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन के ट्रायल से मुतल्लिक केस में बेंच फिक्सिंग की निशानदेही करते हुए लिखा कि मैं इंतहाई एहतराम के साथ ये कहना चाहता हूँ कि माजी करीब में बेंचेस की तश्कील के लिए एक मखसूस पैटर्न रहा है और फुल कोर्ट बनाने के लिए हिचकिचाहट का मुजाहरा किया गया है और चंद मौजूद जजेस के स्पेशल बेंचेस बनाए गए हैं। इसके अलावा पंजाब और KPK में इलेक्शन से मुतल्लिक केस में भी जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने फैसले में लिखा कि वन मैन शो अच्छी गवर्नेंस और जमहूरी असूलों के बरखिलाफ है। वन मैन शो से इदारा आमराना बन जाता है, जिस पर नजर सानी की जरूरत है। इसके अलावा चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल पर मखसूस नताइज हासिल करने के लिए आइन की रीराइटिंग और हालात के साथ राय बदलने का इल्जाम भी लगा। आर्टिकल 63A की एक तशरीह के केस में चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने 3-2 की अक्सरियत से यह फैसला दिया कि मुनर्रफ अराकीन का वोट शुमार नहीं होगा,
जिसके नतीजे में पंजाब में हमजा शहबाज की हुकूमत का खात्मा हो गया। मगर हैरानकुन तौर पर इस केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस उमर बंदयाल ने खुद ये रिमार्क्स दिए थे कि वोट डालकर शुमार ना किया जाए तो ये तौहीन आमेज होगा। ये तौहीन आमेज है कि एक रुकन का वोट कास्ट करे और आप कहें कि ये वोट कास्ट नहीं होगा, वोट तो हर सूरत गिना जाएगा। यानी पहले कहा कि वोट काउंट ना करना तौहीन आमेज है और फिर खुद वोट ना गिनने का फैसला सुना दिया, जिसे बेंच में शामिल जजेस ने अपने इख्तलाफी नोट में री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन करार दिया। जस्टिस मजहर आलम मियां खेल ने लिखा कि आर्टिकल 63A को दोबारा लिखने की कोशिश की तो इससे दीगर आईनी शिकें मुतासिर होंगी और ये आइन दोबारा लिखने के मुतरादिफ होगा। चीफ जस्टिस के अपने ही फैसलों में तजाद की एक और मिसाल ताहयात नाअहली का मामला है। चीफ जस्टिस उमर बंदयाल ने माजी में 62(1)F के तहत नाअहली को ताहयात करार देने का फैसला लिखा था, मगर अक्टूबर 2022 में जब फैसल वाडा की नाअहली का मामला उनकी अदालत पहुंचा तो चीफ जस्टिस उमर बंदयाल ने केस के दौरान रिमार्क्स दिए कि आर्टिकल 62(1)F के तहत ताहयात नाअहली ड्रैकोनियन कानून है, ये केस मोहतात होकर सुनेंगे। यानी चीफ जस्टिस उमर बंदयाल ने पहले खुद नवाज शरीफ समेत दीगर सियासतदानों को 62(1)F के तहत ताहयात नाअहल करार दिया, मगर फैसल वाडा के केस में ताहयात नाअहली को ड्रैकोनियन कानून करार दे दिया। इसके अलावा चीफ जस्टिस उमर बंदयाल पर सारे इख्तियारात अपने पास रखने और सुमोटो इख्तियारात के गलत और गैर मोहतात इस्तेमाल की भी इल्जामात लगे और जब पार्लियामेंट की जानिब से सुमोटो इख्तियारात सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अपील और बेंचेस की तश्कील से मुतल्लिक अहम इस्लाहत करने की कोशिशें भी हुई तो चीफ जस्टिस उमर बंदयाल ने खुद को मास्टर ऑफ रोस्टर समझकर इसमें बड़ी रुकावट बन गए। अहम बात यह कि चीफ जस्टिस उमर बंदयाल ने 90 रोज में इलेक्शन कराने के मामले पर मजबूत आईनी स्टैंड लिया, जिससे कई हल्कों ने सराहा, मगर वो बर वक्त इलेक्शन से मुतल्लिक अपने फैसले पर अमल दरामद करवाने में नाकाम रहे। और ये शायद इसीलिए हुआ कि चीफ जस्टिस उमर बंदयाल अपने साथी जजेस से मुसलसल मुतालबे के बावजूद इस मामले पर फुल कोर्ट बनाने से इनकारी रहे और उन्होंने इस मामले पर उस वक्त सुमोटो नोटिस लिया जब ये केस 2 मुतल्लका हाई कोर्ट्स में पहले ही जेर समात थे, जिसकी वजह से ये मामला मुतनाज़ा हुआ। अदलिया के अंदर भी आवाज़ उठी, साथ ही जजेस ने सुमोटो लेने को गलत करार दिया और अदलिया के अंदर तकसीम बढ़ती रही और ये मामला उस वक्त मजीद शिद्दत इख्तियार कर गया जब पार्लियामेंट ने रवां साल प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल मंजूर किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर जजेस को यह इख्तियार दिया कि वो तय करें कि किस मामले पर सुमोटो लेना है या नहीं, मगर चीफ जस्टिस ने इख्तियार अपने हाथ से जाता देखकर इस कानून पर स्टे ऑर्डर जारी कर दिया। साथ ही जजेस मुसलसल इस केस का फैसला सुनाने का मुतालबा करते रहे, मगर चीफ जस्टिस को जाते जाते नैब तरामीम से मुतल्लिक केस का फैसला सुनाना तो ज़रूरी लगा, मगर उन्होंने आखिरी दिन तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून पर अपना स्टे ऑर्डर वापस लेना ज़रूरी नहीं समझा। और अब इत्तलात है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर आइंदा हफ्ते समाअत मुकर्रर कर दी है। सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच 18 सितंबर को केस की समाअत करेगा और ज़राए के मुताबिक नए चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फाइज ईसा हल्फ उठाने के बाद बेंच तश्कील देंगे। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून का फैसला करके अहम अदालती इस्लाहात करने के अलावा जस्टिस काजी फाइज ईसा को अपने दौर में कई अहम चैलेंजेस का सामना भी होगा। ये देखना होगा कि वो अदलिया के अंदर पैदा होने वाली तकसीम को कैसे ख़त्म करेंगे और अदलिया की मजरूस को दोबारा कैसे बहाल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त ज़ेर इल्तवा केसेस की तादाद 56,000 तक पहुँच गई है, इसलिए जस्टिस काजी फाइज ईसा के लिए ज़ेर इल्तवा केसेस का पहाड़ ख़त्म करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। जबकि सबसे अहम सवाल ये भी है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा 90 रोज से ज़्यादा इलेक्शन में ताख़ीर के मामले पर क्या राय अपनाएंगे और कैसे आइनी तकाज़ों पर अमल दरामद को यकीनी बनाएंगे। हम इन तमाम मामलात पर तफसीलन बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद हम दोबारा आपके सामने हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। चीफ जस्टिस उमर बंदयाल आज रिटायर हो जाएंगे। बतौर जज और बतौर चीफ जस्टिस उनका दौर कैसा रहा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं माहिर कानून मोइज़ जाफरी साहब, जिन्होंने आज इस हवाले से एक आर्टिकल भी लिखा है। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं हसन रजा पाशा साहब, चेयरमैन है एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान बार काउंसिल। इसके अलावा अहमद अवैस साहब माहिर कानून और साबिक एडवोकेट जनरल पंजाब, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। और सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हसनात मलिक भी हमारे साथ मौजूद है। आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया शो पर ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले पाशा साहब आपकी तरफ आऊंगा। बतौर जज और बतौर चीफ जस्टिस आप कैसा देखते हैं जस्टिस उमर बंदयाल साहब का ये दौर? बतौर जज उनका टेन्योर बहुत अच्छा रहा, बड़े अच्छे फैसले किए, उनका रवैया, उनका एटीट्यूड बड़ा धीमा और बहुत अच्छा था। लेकिन जब चीफ जस्टिस बने और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि चीफ जस्टिस बनने के बाद वो कुछ ऐसी इनकलाबी किस्म की इस्लाहात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लाएंगे जो कि पब्लिक एट लार्ज के लिए, वकला के लिए बेनिफिशियल होंगी,
अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि राइट फ्रॉम द बिगनिंग वो अपने हाउस को इन ऑर्डर नहीं रख सके और चंद मखसूस जजेस पे उन्होंने एतमाद करते हुए उन्हें तमाम बेंचेस का हिस्सा बनाया, जिस पे बार बार उंगलियां उठी, एतराज़ात हुए। हमने भी बतौर इदारा पाकिस्तान बार काउंसिल ने 3-4 से ज़ायद मरतबा उनसे ओपन कोर्ट में भी अदरवाइज भी इस्तदा की कि ये इदारे के लिए नुकसानदेह है, बाकी जजेस को आप शामिल कर लें, फुल कोर्ट बना लें, फुल कोर्ट मीटिंग बुला लें, कुछ ऐसा काम करें जिससे इम्प्रेशन ये बने कि खलीज जो है वो ख़त्म हो गई है। और लेकिन ऐसा ना हो सका और धड़ेबंदी इतने हद तक वाज़ेह हुई कि हमने अपनी ये जो लाइफ है, प्रैक्टिकल लाइफ, उसमें इससे पहले इस तरह की धड़ाबंदी नहीं देखी। ये अनफॉर्चुनेट था। फिर कुछ केसेस ऐसे थे कि जिसमें साफ लग रहा था कि एक मखसूस पार्टी को या शख्सियत को वो अनड्यू फेवर दे रहे हैं। ये भी एक गैर मुनासिब बात थी। अगर सबके साथ एक जैसा रवैया होता, सबके साथ एक जैसी उनको रिलीफ दिए जाते तो फिर भी एक मुनासिब बात थी। और एंड ऑफ द डे जब लास्ट डे कल उनका वर्किंग डे था तो जिस तरीके से नैब अमेंडमेंट्स को उन्होंने स्ट्राइक डाउन किया, वो भी वो लगा कि वो आखिरी छक्का मार के जा रहे हैं। अहमद अवैस साहब, ये जो तनकीद होती रही कि अदलिया में तकसीम हो गई, और ये एक ऐसा दौर था जस्टिस बंदियाल साहब का जिसमें हमने देखा है कि पब्लिक डोमेन में उनका नाम लेके उन पर बड़ी तनकीद हुई, सियासी तनकीद भी हुई, और उनके जो अपने ब्रदर जजेस थे उनकी तरफ से भी तनकीद हुई। आपको क्या लगता है जो तनकीद हुई जायज़ थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, उनकी शख्सियत का एक पहलू ये था कि नहायत और ऑनेस्ट एंड डोसाइल नेचर के इंसान थे, बहुत कल्चर्ड, बहुत कोर्ट के प्रोसीडिंग के दौरान भी यंग लॉयर हो या वो कोई सीनियर लॉयर हो, हर एक से उनका बर्ताव जो था बहुत कर्टियस, बहुत ही हमदर्दाना, और एक उसमें कोई एरोगेंस का एलिमेंट नहीं था, वेरी हम्बल। ये तो उनका एक जनरल एटीट्यूड। और यही वजह थी बात चीज़ें जिसकी वजह से वो उनको नुकसान भी हम जो देखते हैं, महसूस करते हैं कि उसको अदारे को भी नुकसान हुआ। और दूसरा ये कि कॉन्स्टिट्यूशन की अमल दरामद जिस तरीके से होना चाहिए था, उसके लिए जो जिस हद तक सुप्रीम कोर्ट को असर्ट करना चाहिए था, और उसमें अनकम्प्रोमाइजिंगली एक स्ट्रॉन्ग स्टर्न स्टेप लेने चाहिए थे, चाहे एग्जीक्यूटिव की कितनी बड़ी अथॉरिटी होती, और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी, वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में उनको जाना चाहिए था, जो वो नहीं गए। और इस वजह से भी वो फिर लोगों को हौसला हो गया, वो एक खास ग्रुप को, और उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा उनके खिलाफ जो है वो मड स्लगिंग भी की, तो बड़ी ह्यूमिलिएटिंग और इंसल्टिंग रिमार्क्स पार्लियामेंट में बैठ के पास किए, और सुप्रीम कोर्ट के इनके साथ के बेंच के जज साहबान के ऊपर भी, और साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन के ऊपर। लेकिन मैं आपको यहाँ पे ये बता दूं एक बात कि उनके इस रवैये की वजह से जो मेरे ख्याल में वो इतना जो उनका वो आपस में एक यूनिटी को भी कायम नहीं रख सके, जो एक बड़ा नेगेटिव एस्पेक्ट है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जज साहबान में इससे पहले ऐसा नहीं होता था। हाई कोर्ट में भी बाज़ मौक़ों के ऊपर हुआ है कि जहाँ पे डिसयूनिटी का मुजाहरा हुआ है और ग्रुपिंग हुई है, जो विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। यहाँ पर भी जो असल में जब ये केस काजी फैज़ साहब का चला, तो उसके बाद से एक सिलसिला जो है ये चल पड़ा, ये बेंच में थे और ये मामला आगे चलता चला गया। बहरहाल इनको चाहिए था कि उसको सुलझाते उस मैटर को, और ये इम्प्रेशन जो एक पब्लिक एट लार्ज में जो ये आया था कि यहाँ डिवीजन है, इनके अंदर यूनिटी नहीं है, ये डिस्पेल होना चाहिए था, अपने दौर में कर जाते और तो बहुत अच्छा था। लेकिन इस साइड साथ ही साथ मैं ये समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट बीइंग द कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वहाँ पे इन्होंने जो जितनी करज का और जितनी जुर्रत का मुजाहरा करना चाहिए था उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए, और उसकी दफात को जो है मनवाने के लिए कि उसमें कोई डेविएशन नहीं हो सकती, वहाँ पे वो इन्होंने थोड़ी कमजोरी दिखाई नहीं कर सके। इसकी वजह क्या है अहमद साहब? मैं उस पर भी आगे चल के बात करूंगा। मुईज़ जाफरी साहब, आप भी अपनी राय का इजहार कीजिएगा कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का दौर आपने कैसे देखा, और ये जो तकसीम वाली बात होती है, क्या बेंचेस में तकसीम थी इसलिए वो हम ख्याल जजेस का
बेंच बनाते थे, या क्योंकि वो बार बार हर केस में खासतौर पे सियासी और आईनी मामले में हम ख्याल बेंचेस बना रहे होते थे, इसलिए अदलिया में वो तकसीम पैदा हुई जिसकी वजह से जजेस ने भी ओपनली क्रिटिसाइज करना शुरू किया? बहुत शुक्रिया शहजाद, आपने मौका दिया। देखिए, मेरे ख्याल से इस बात में कोई शक नहीं है कि बंदयाल साहब का डिमीनर बहुत शुस्ता और बहुत वो सॉफ्ट स्पोकन और बहुत तमीज़ से पेश आने वाले और यंग बुकला को चांस देने वाले और किसी के साथ भी बहुत पेशेंटली बिहेव करते थे। लेकिन इस डिमीनर के अलावा उनका इसी तरह का बिहेवियर होता था जो कि उनकी सबसे ख़तरनाक अमल को भी छुपाता था, यानी कि वो बज़ाहिर आपसे शराफत से बिहेव कर रहे होते थे और धीमे अंदाज से बिहेव कर रहे होते थे, लेकिन जो वो करने जा रहे होते थे वो शराफत वाली काम शायद नहीं होता था। जिस तरह उन्होंने काजी फायज़ ईसा साहब के ख़िलाफ़ जो रेफरेंस थी उसके अंदर जो उन्होंने डिसेंट लिखी, वो जिस हद तक गए उस डिसेंट में, जब रेफरेंस क्वॉश हो गई थी तो वो मामला जो है वो आर्ग्यू भी नहीं हुए थे, लेकिन वहाँ पे उनको ये दिखाना था कि एक जज जो है वो उसकी एक सीक्रेट ड्यूटी है, और उनका इल्ज़ाम ये था उस डिसेंट में भी कि शायद ईसा साहब ने वो मेयार पूरा नहीं किया। लेकिन जब मज़ाहिर नकवी साहब की बात आई तो उन्होंने शराफत इस तरह दिखाई कि उनको अपने साथ बिठा के कह दिया कि नहीं जी, मैं क्योंकि एतमाद करता हूँ इनमें, लिहाजा इनके ख़िलाफ़ मामला जो हैं वो कहीं बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इस शराफत से ही उन्होंने जिस तरह बेंचेस बनाई, जिस तरह उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के लिए 8 मेंबर बेंच बनाई। देखें, ये चाहते थे कि उनके साथ भी शराफत से बिहेव किया जाए और ख़ुद भी वो शराफत से बिहेव करते थे, लेकिन मसला ये था कि वो कर सियासत रहे होते थे और वो सियासत कोई बहुत अच्छे मेयार की नहीं कर पाए। उनकी सबसे बड़ी जो फेलिंग रही उमर अता बंदयाल साहब की, वो ये रही कि वो जिस सियासत में उलझ गए थे वो बहुत अच्छी तरह उसके अंदर से निकल नहीं पाए। उन्होंने फिर ये जो, अगर आम कोर्ट रिपोर्टर भी आपको कह रहा है कि ये धड़ा है और वो दूसरा धड़ा है और यहाँ लाइक माइंडेड जजेस हैं और वो इस बात में खुश हैं कि उनके साथ बेंच पे बस बैठे हुए सब लोग या तो उनके साथ हामी भरें, या फिर अगर उनको उनके साथ इख्तलाफ करना है तो बड़ी शराफत की ज़बान में इख्तलाफ करें, बाकी सब खैर है। उसका नतीजा यही निकला कि फिर आपने फैसले तो दे दिए जो आप चाहते थे, लेकिन उसकी इन्फोर्समेंट के लिए आपको जब आप गए तो आपको ख्याल आया कि यार पूरा सुप्रीम कोर्ट अगर साथ होता तो शायद ये हो जाता, लेकिन आप एक भी कंटेम्प्ट की पोजीशन नहीं ले पाए। तो अगर बस बातें ही करनी थी तो फिर तो बातें मैं और आप भी कर लेते हैं शहजाद साहब, फिर चीफ बनने की तो ज़रूरत नहीं थी। राइट। और हसात मलिक साहब, आपका क्या व्यू है, क्योंकि आपने बतौर सहाफ़ी, बतौर रिपोर्टर सुप्रीम कोर्ट में मुख्तलिफ जजेस को कवर किया है, मुख्तलिफ चीफ जस्टिस के अदवार आपने देखे हैं। अगर कंपेयर किया जाए इफ्तिखार चौधरी, जस्टिस साकिब निसार, इससे पहले चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा और जस्टिस उमर अता बंदयाल, आप कैसे देखेंगे इनके दौर को? देखें शहजाद साहब, अगर आप पिछले 6 साल देखें और 4 चीफ जस्टिस गुजरे हैं तो ये दौर भी एक कंटिन्यूटी थी, एक ही माइंडसेट था, जिसकी एक ही सोच थी। लेकिन वो दूसरे जजेस जो दूसरे चीफ जस्टिस थे उन्होंने अपना जो आप कह सकते हैं कि जो वर्किंग थी वो इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल नहीं रही उनके दौर में, इनके दौर में ज़्यादा हो गई। अगर आप देखें साकिब निसार साहब के दौर में जिस तरीके से जो है वो एक पार्टी शिकायत करती थी कि जी हमारे ख़िलाफ़ फैसले आ रहे हैं और दूसरी पार्टी को सपोर्ट किया जा रहा है, वही शिकायत आसिफ सईद खोसा साहब के दौर में हुई, वही शिकायत गुलजार अहमद के दौर में हुई और वही जस्टिस बंदयाल के दौर में हुई। इवन उन्होंने आखिरी दिन भी जो फैसला दिया उसमें भी ये चीज़ बड़ी वाज़ेह है कि वो किस तरफ जा रहे थे। बेसिकली ये चारों जो चीफ जस्टिस गुजरे हैं ये उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट के करीब थे, इसमें कोई शक नहीं है। जनरल फैज़ साहब के और इन जुडिशल प्रोसीडिंग जो मैनिपुलेट हुई हाई प्रोफाइल केसेस में वो इसका हिस्सा रहे। प्रॉब्लम ये हुई जब रजीम चेंज हुई और इस्टेब्लिशमेंट ने जो है वो पीटीआई से किसी और के कंधे पे जब हाथ रखा तो जजेस के लिए परेशानी हुई। अब इनके लिए रिकन्साइल करना मुश्किल हो गया था बंदयाल साहब के लिए कि पीटीआई को सपोर्ट करें या इस्टेब्लिशमेंट को सपोर्ट करें। कई दफ़ा ये पीटीआई के साथ इन्होंने केसेस में कोशिश की कि उनको जो है रिलीफ दिया जाए, कई जगह इस्टेब्लिशमेंट का साथ दिया। वज़ीराबाद में जो इमरान खान को अटैक हुआ वहाँ एफआईआर जो है वो इमरान खान की मर्ज़ी की नहीं होने दी, लेकिन इलेक्शन के मामले में वो चाह रहे थे कि जी पीटीआई को इलेक्शन मिले, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट ने रेजिस्टेंस की तो वो उसका उनको जो है वो उस तरह वो अमल दरामद नहीं कर सके। तो बेसिकली वो एक जब अब उनको याद रखा जाएगा तो वो एक प्रो इस्टेब्लिशमेंट जज के तौर पे ही याद रखा जाएगा। एक भी उनके टिनोर में एक भी फैसला नहीं, एक भी ऑब्जर्वेशन नहीं जिस पे आप कह सकते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को कोई क्वेश्चन किया हो। थ्रू आउट अगर आप देखें उनके टिनोर में कोई मिसिंग पर्सन का केस नहीं उठाया,
अपने इंटरनल जो जिस तरीके से निज़ाम चलाया वो धड़े से सुप्रीम कोर्ट चलाई, मखसूस जजेस जिस तरह साकिब निसार ने सुप्रीम कोर्ट को चलाया, इसी तरह जो है वो ये बड़ा साहब ने चलाया। आपका इंटरेस्टिंग टेक है, क्योंकि जो कुछ हालिया फैसले थे उससे लोग ये तासुर ले रहे थे कि शायद वो हवाओं का जो रुख है उसके खिलाफ फैसले करें। मिसाल के तौर पे केपी और पंजाब में जो इलेक्शंस का मामला था, उन्होंने कहा कि 90 दिन में होंगे, उन्होंने तारीख भी दे दी, लेकिन आप कह रहे हैं कि फिर भी उनको बतौर प्रो एस्टैब्लिशमेंट जज के तौर पे याद रखा जाएगा। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। कोई एक फैसला बता दें, एक डिफेंस, पहली दफ़ा हुआ कि डिफेंस अथॉरिटीज़ ने इन कैमरा ब्रीफिंग दी 3 घंटे, उसके बाद हमने देखा कि डिफेंस मिनिस्ट्री की सीएमए दायर हो जाती है इलेक्शन मैटर में, और उसके बाद जो कॉन्सिक्वेंस होने चाहिए थे कि इलेक्शन नहीं हुई है, वो अपना फैसला नहीं अमल दरामद करा सके। तो एक हद तक वो खुश रखना चाह रहे थे पीटीआई को भी और एस्टैब्लिशमेंट को भी। पाशा साहब, इसके अलावा जो आपने बात की कि वो मखसूस बेंचेस बनाते थे, इस हवाले से सियासी तनकीद तो होती रही है, लेकिन बड़ी अहम बात यह कि अदलिया के अंदर से भी तनकीद हुई है, उनके ब्रदर जजेस ने तनकीद की है। मिसाल के तौर पे जो मिलिट्री कोर्ट्स वाला मामला था, उस पर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने यह कहा कि हमें यह नजर आ रहा है कि मखसूस बेंचेस बनाए जा रहे हैं, स्पेसिफिक बेंचेस बनाए जा रहे हैं। और इसके अलावा जो खैबर पख्तूनख्वा पंजाब में इलेक्शन का मामला था, उस केस में भी मंसूर अली शाह साहब ने यह कहा कि वन मैन शो से इदारा आमराना बन जाता है, वन मैन शो पे नजर सानी करने की जरूरत है। तो यानी कि वो तनकीद अदलिया के अंदर से भी होती थी। क्या वजह है कि इसके बावजूद जस्टिस सुमैता बंदियाल साहब ने जो है वो वही मखसूस बेंचेस बनाए? क्या उनकी कोई इनसिक्योरिटी थी, या जैसे आपने कहा कि सियासी फायदा पहुंचाना चाहते थे एक जमात को, इसलिए वो ये मखसूस बेंचेस बनाते थे? देखिए, ये दोनों चीजें शामिल हैं। इनसिक्योरिटी बहरहाल थी, और इसी का रिजल्ट देख लें कि वो उन्होंने अपना रेफरेंस भी लेना कबूल नहीं किया और उसको अवॉइड किया। हालांकि ये कितनी खूबसूरत रवायत थी कि बार एसोसिएशन और बार काउंसिल्स के नुमाइंदे, अटॉर्नी जनरल, डेजिग्नेटेड चीफ जस्टिस और खुद वो अपने दिल की बात करते हैं और खोल के रखते हैं, लेकिन नहीं हुआ। ये इनसिक्योरिटी कह लें या एक मखसूस धड़े की मदद करना कह लें, ये अपनी जगह पे दोनों चीजें पूरी कुव्वत के साथ मौजूद है। सही है। अहमद साहब, किसी भी जज पे या खासतौर पे चीफ जस्टिस पे इल्ज़ाम लगना कि उनका एक बायस है, झुकाव है एक पार्टी की तरफ, ये सिर्फ उनके लिए मनफी बात नहीं है, पूरे जो अदालती निज़ाम है उसके लिए एक बड़ा ही डेंजरस ये बात है। तो आप जो अभी ये बात कर रहे थे कि वो यूनिटी बरकरार नहीं रख सके, असर्ट नहीं कर सके, उसकी वजह तो यही बताई जाती है कि क्योंकि अदलिया में तकसीम इतनी थी, और तकसीम की वजह ये बताई जाती है कि क्योंकि वो एक मखसूस बेंच बनाते थे, अपने मनपसंद जजेस बनाते थे ताकि वो मनपसंद फैसले ले सकें। तो आपको लगता है कि उनके दौर का ये तजिया करना दुरुस्त है कि उनका सॉफ्ट कॉर्नर था कहीं पे, उस वजह से वो मजबूर थे कि एक मनपसंद बेंच बनाएं? मेरे ख्याल में ये तासुर बिल्कुल यकसर गलत है। तासुर, मैं आपको उसको एक वाकया से बता देता हूँ, 1 से 2 वाकयात इसमें, कि बड़ा क्रिटिकल टाइम था जिस वक्त इमरान खान की हुकूमत जो थी, वो कॉन्फिडेंस के रिजल्ट में वहाँ जो पार्लियामेंट के अंदर हुआ और उसके बाद उसको चैलेंज किया गया और 5 रुकनी एक लार्जर बेंच बना, हेडेड बाय बंदियाल साहब। उन्होंने वो फैसला जो है 5 रुकनी बेंच का बड़े आराम से हेयरिंग की, उसकी डे टू डे हेयरिंग हुई और उसके बाद उसका फैसला उन्होंने इलेक्शन कमीशन को भी, चीफ इलेक्शन कमीशन कोर्ट में बुलाया फैसला करने से पहले, और फैसला करने के और उसको पूछा कि तुम कितनी देर में इलेक्शन करवाओगे और तुम्हारी तैयारी पूरी है। उन्होंने कहा जी हमने ये सारा कुछ जो हल्का बंदियां वगैरह की तैयारी जो है 5 से 7 महीने में मुकम्मल कर लेंगे और करवा देंगे। फिर उन्होंने अपना फैसला सुनाने से पहले शहबाज शरीफ साहब को बाकायदा अदालत में सुना, इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, और इसको बिलावल भुट्टो को सुना, कोई रिक्वायरमेंट उसकी नहीं थी, बिलावल दरदारी भुट्टो को। तो आप इससे ये तासुर लेना कि किसी एक पार्टी की तरफ वो टिल्ट किए हुए थे और उसके बाद उन्होंने, लेकिन ये तासुर बनने की भी कुछ वजूहात थी ना, कुछ ऐसे फैसले थे। मैं 2 मिसालें आपके सामने रखता हूँ, मैं 2 मिसालें आपके सामने रखता हूँ, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा इसका। एक बात और, मैं इसका एक बात और बताऊं, मैं ये रखूं, उसके बाद आप जवाब। अच्छा बताइए। जी जी अहमद साहब, मैं एक बात और बताना चाहता हूँ। इसी तरह से जिस वक्त वो आर्टिकल 63A की इंटरप्रिटेशन का इशू आया था जी, जब ये हमजा शहबाज का इलेक्शन का यहाँ पे मसला बना था, तो वो लैंडमार्क जजमेंट है जिसको तनकीद किया जाता है। उन्होंने उसको उस जजमेंट को सिर्फ कैंडिडेट की डिस्क्वालिफिकेशन की हद तक नहीं रखा। सबसे बड़ी बात जो उसमें उन्होंने की कि वो जिसको वो वोट पड़ना था,
जो नुकसान उसको पहुंचता है, लिहाजा वो वोट फिर डिस्क्वालीफाई होगा। आर्टिकल 69 के साथ मिला के वो जजमेंट इतनी खूबसूरत लिखी हुई है उन्होंने, जिसके ऊपर तनकीद की गई। और वो जजमेंट है, मुझे अगर मौका दे साहब, क्योंकि इसी जजमेंट के हवाले से 63A के हवाले से दो जो जजेस थे इस बेंच में, जस्टिस मज़ाहिर आलम साहब और जमाल मंदोखेल साहब, उन्होंने ये कहा कि री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन में ये तो लिखा हुआ ही नहीं था कि आपने वोट गिनना ही नहीं है, और फिर आपने आखिर में ये फैसला दे दिया कि इनका वोट काउंट ही नहीं होगा। मैं मुकम्मल कर लूँ अगर, क्योंकि मैं अगर मुकम्मल कर लूँ, क्योंकि इन्हीं प्रोसीडिंग्स के आगाज़ में खुद उमर अता बंदियाल साहब ने ये कहा था, उन्होंने रिमार्क्स ऑब्जर्वेशन दिए थे कि वोट डालकर शुमार ना करना तौहीन आमेज़ है। ये तौहीन आमेज़ है कि एक रुकन का वोट कास्ट हो और आप उसे गिने ही ना, हर सूरत में वोट गिना जाएगा। ये उनकी अपनी ऑब्जर्वेशन थी, लेकिन फैसला उन्होंने ये दिया कि अगर आपने मुनरिफ होकर वोट डाला है तो वोट गिना ही नहीं जाएगा। इसके अलावा 62(1)F के हवाले से बतौर जज वो उस बेंच का हिस्सा थे जिसमें उन्होंने कहा ताहयात नाअहली होगी, लेकिन फिर जब फैसल वाडा साहब का केस आया तो उन्होंने कहा 62(1)F एक ड्रैकोनियन कानून है। तो ये तजाद क्यों नजर आ रहा था इनकी अपनी तशरीह में? इसकी वजह यह है कि वो हर अमेंडमेंट, हर उसमें जो तब्दीली बेहतरी की तरफ होती है उसकी तरफ वो ही वाज प्रॉन टू दैट। ज़हनी तौर के ऊपर कोई वो स्टिक करने वाले नहीं थे कि मैंने एक ओपिनियन बना ली है, मैं जी इसी को स्टिक करूंगा। जो समझा कि ये गलत है और उससे बेहतर ये ओपिनियन हो सकती है, तो वो फौरन उन्होंने इवेंट फॉर द चेंज कि वो अपनी सोच में तब्दीली की तरफ गए हैं। इसी तरह से ये मैटर भी जो था, यहाँ पर वो माइनॉरिटी जज, दो जजेस का अपनी ओपिनियन थी, लेकिन जो लार्जर बेंच का फैसला था वो तो प्रवेल किया, जिसकी वजह से हुकूमत वो ये फैसला जो हुआ था उनका। मेरी कहने की बात यह है, इसी तरह से जब पाकिस्तान के आइन को बरमला तौर के ऊपर जिस तरह तजलील की गई, उसकी शिक जो है आइन के इलेक्शन से मुताल्लिक जो है उसकी जो है मुखालफत भी की गई, इतनी अल्फाज इस्तेमाल किए गए, वहां पर भी उन्होंने जो है उनको सही था, उनकी जगह पे दूसरे को जज होते तो उन्होंने उस वक्त ये कहा कि 90 दिन में इलेक्शन हो जाए। मैं वही जाफरी साहब जरा मुझे बताइएगा, दो मिसालें मैंने दी अभी, और जो ये बात करें अहमद अवैस साहब कि जज अपनी राय बदल सकता है, इस हवाले से भी उनकी एक फैसले में बात सामने आई थी। जैसे उमर रता बंदियाल साहब ने ये कहा था कि जज नादानिस्ता तौर पर कानून का गलत जायज़ा लिया, अगर उसने लिया है तो उनके पास ये इख्तियार मौजूद है कि वो अपने आज़ाद जहन से कानून की दोबारा दुरुस्त तशरीह कर सकता है। तो आपके ख्याल में यही वजह थी जिसके वजह से उन्होंने तशरीह 63A की जो की, लेकिन उस केस में रिमार्क्स और ऑब्जर्वेशन उनकी मुख्तलिफ थी। फिर 62(1)F में उन्होंने कहा ताहयात नाअहली होगी, लेकिन बाद में उसको ड्रैकोनियन कानून कहा। देखिए, मेरे ख्याल से इन दोनों बातों में थोड़ा थोड़ा सच है। ये भी सच है कि बंदियाल साहब जो हैं वो अब जो है इर्तिकाई अमल से गुजरने के बाद बेहतर सोचते हुए बेहतर करना चाह रहे थे। लेकिन ये बात भी सच है जो आपको हसनात साहब ने बताई कि ये जो हवा आप कह रहे हैं ना कि हवा के खिलाफ हो गए थे। मसला ये है कि उस हवा पे ही चढ़ते चढ़ते चीफ जस्टिस बने थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस्टेब्लिशमेंट का न सिर्फ साथ दिया बल्कि इस्टेब्लिशमेंट का एक कलीदी किरदार थे वो। जिस तरह 62(1)F की जजमेंट थी नवाज शरीफ साहब की, वो कुरानिक आयात से लेस थी, इस्लामी फ़राइज़ की सरंजामी की बातें थी। ये अगर ख़यानत हो अमानत में तो लाहौल वला क़ुव्वत आप कभी भी किसी सरबराह की पोजीशन में कैसे आ सकते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि नहीं ये तो बड़ा ड्रैकोनियन है। तो देखें, या तो पहले ये सब कुछ नहीं किया होता या फिर बाद में आके अगर तौबा करनी थी तो फिर रिटायरमेंट के बाद कर लेते। लेकिन ये आप ये स्क्वायर ऑफ नहीं कर सकते कि जब भी खान साहब सामने नजर आए और उनके मफाद जो है वो बेहतर नजर आए तो फिर बंदियाल साहब का जो है वो ईमान पुख्ता हो गया और उनको ख्याल आया कि मैं आज तक तो बड़ी कम क्वालिटी की जजमेंट्स देता आया हूँ, अब जो है मैं ठीक ठाक इंसाफ करता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि 63A की जजमेंट की लिखत और उसकी एनालिसिस की कोशिश बहुत उम्दा है, लेकिन अगर आप तसलसल जोड़ें कि वो वहां तक हम पहुंचे कैसे थे तो ये एक इनकंसिस्टेंसी, एक क्लियर इनकंसिस्टेंसी है मेरे लिए। और ये फिर बहुत ज्यादा आसान हो जाता है किसी के लिए कहना कि यहाँ पर क्योंकि खान साहब को जरूरत थी पीएम अलकाफ के वोट्स की, लिहाजा ये सारी बात आ गई। ये भी कहा जा सकता है लेकिन कि शायद जजमेंट इसलिए आई ताकि इस्टेब्लिशमेंट रिवायती तौर पे इन्फ्लुएंस करती ही पार्लियामेंट्री प्रोसेस को ऐसे है कि वोट्स की खरीदारी करवा देती है, लोगों को इधर उधर कर देती है। तो शायद आज इसको रोकने के लिए ये जजमेंट आई। आप उसको इस तरह सेलिब्रेट कर सकते हैं, लेकिन फिर आप उसको उस तारीख से अलग नहीं कर सकते जिस तारीख के ऊपर पूरा बंदियाल साहब का स्टैंप है कि हम यहाँ तक पहुंचे तो क्यों पहुंचे। रही बात कासिम सूरी साहब की जजमेंट की, देखिए 5 दिन की हेयरिंग्स हुई, 5 मिनट की हेयरिंग होनी चाहिए थी। उस हेयरिंग में इलेक्शन कमीशन को बुलाया,
क्यों बुलाया, उनसे क्यों पूछा कि आप इलेक्शन करा सकते हैं? अगर इलेक्शन कराने की नीयत थी सुप्रीम कोर्ट की तो ही उनको बुला के पूछा ना, जिसके बाद इलेक्शन कमिश्नर साहब ने कह दिया नहीं करा सकते, अभी 90 दिन में नहीं हो सकते इलेक्शन, अभी इलेक्शन की तैयारी नहीं है। जिसके बाद फिर शहबाज शरीफ साहब को पूछा, बिलावल साहब क्यों किया? अगर लेटर ऑफ द लॉ पे चलना था तो 3 मिनट का फैसला था, अगर यूनानिमस आना था, लिहाजा कुछ और कोशिश थी वहां पे। मुझे ये बताइएगा, जैसे भी अहमद अवैस साहब ने जो पंजाब और केपी इलेक्शंस की बात की, उस वक्त उन्होंने कहा कि 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए। आई रिमेंबर आप भी हमारे शो पे थे और आपने कहा बिल्कुल ये एक आईनी तौर पे दुरुस्त फैसला है। अगर वो इंप्लीमेंट नहीं हो सका तो आपके ख्याल में ये जजेस की, सुप्रीम कोर्ट की कमजोरी थी, उसमें जो यूनिटी नहीं थी उस वजह से हुआ, या क्योंकि प्रेशर और दबाव इतना था कि वो मुमकिन ही नहीं था कि इंप्लीमेंट हो सके फैसला? शहजाद, हो सकता है कि प्रेशर और दबाव इतना ज़्यादा हो जाता कि इम्प्लीमेंट ना होता, लेकिन हमने तो कोशिश ही नहीं की ना। सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपने आप को इस तरह ककून करके, इस तरह की कमज़ोर पोजीशन लेके, कोर्ट के अंदर से अपने ऊपर वार को ना संभालते हुए जब जज साहब ने 3 मेंबर बेंच का फैसला दिया, तो फिर तो ये लड़ाई ही नहीं हो पाई ना कि आप कह सकते थे। अगर पूरा सुप्रीम कोर्ट एक फैसला देता तो मैं नहीं मानता कि इस्टेब्लिशमेंट जितनी भी ताकतवर हो, मैं नहीं मानता कि इतने आसानी से इस फैसले को रद्द किया जा सकता। मैं नहीं मानता कि राना सनाउल्लाह साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुख्तलिफ जो आईनी और सियासी नोयत के केसेस थे उसमें जजेस भी ये रेकमेंड करते रहे कि आप फुल कोड बना दें, और फिर बाद में हुकूमत प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट भी लेकर आई, जिस पर एक्ट बनने से पहले ही हुक्म इम्तना दे दिया गया। इसकी क्या वजह है? ये एक ऑब्वियसली रीस्टार्ट हो सकता था, उनके लिए भी जो क्रिटिसिज्म उन पर हो रहा है कि मखसूस बेंचेस बनते हैं, देखिए बंदयाल साहब बहुत फॉर्चुनेट थे अपने टेन्योर में कि उनको एक बार नहीं बार बार मौका मिला गलती दुरुस्त करने का। 63A में मौका था उनके पास, नहीं की। जो उन्होंने इलेक्शंस का ऐलान किया था उसमें मौका था, उन्होंने नहीं किया। आखिरकार ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में कर देते, नहीं किया। 3 ऐसे मौके मिले। लोगों को जिंदगी भर में एक मौका मिलता है ग्रेटनेस का, कुछ लोगों को, अक्सरियत लोगों को मिलता ही नहीं है मौका ग्रेटनेस का। बंदयाल साहब को चीफ जस्टिस बनने के बाद 3 मौके मिले, तीनों उन्होंने गंवाए। क्यों? क्योंकि उनको या तो कंफर्ट पसंद था कि सब लोग मेरे साथ हामी भरें, या इस बात में उनको शौक था कि मैं चीफ जस्टिस हूं, मेरे साथ अगर किसी ने, मैं अगर बेंच की मेजॉरिटी हार गया तो कितना बुरा लगेगा। आई डोंट नो व्हाट इट वाज, लेकिन उन्होंने कोशिश ही नहीं की। अगर यूनाइट हो जाते और अगर आप समझते हैं कि काजी फायज यूसुफ साहब या दीगर जज साहिबान उनसे इख्तिलाफ करते तो वो एक्सपोज ही होते ना, यानी कि बंदयाल साहब जो है वो मजीद स्ट्रेंथन ही होते ना अगर सामने आ जाती बात के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के लिए। तो आपको लगता है कि ऐसे मौके उनको मिले थे जो उन्होंने जाये किए? असनाद साहब, आपने बड़ा इंटरेस्टिंग कहा, आपने कहा 6 साल में 4 मुख्तलिफ चीफ जस्टिस तो आए हैं, लेकिन माइंडसेट एक ही था। तो अब क्या आप कह सकते हैं कि जो 5वें चीफ जस्टिस आएंगे, क्या सेम माइंडसेट कंटिन्यू होगा, या आपके ख्याल में वो जो एक 6 साल का पीरियड था अब उस पर फुल स्टॉप लग गया और यहाँ से एक नया चैप्टर शुरू होगा सुप्रीम कोर्ट का? देखिए, उम्मीद तो यही की जा रही है क्योंकि जस्टिस काजी फाइसा खुद विक्टिम रहे हैं, जो एक पॉलिसी इन चारों चीफ जस्टिस की रही हैं कि धड़े से सुप्रीम कोर्ट को चलाया जाए, कुछ जजेस को कार्नर किया जाए और जो है वो सियासी इस्टेब्लिशमेंट के करीब या जुडिशल प्रोसीडिंग इस तरीके से चलाई जाएँ कि जो है वो अपने जो एक मकासद हैं उनको गेन किया जाए। तो मेरा ख्याल है कि काजी फाइसा साहब के जो इर्द गिर्द लोग हैं वो पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी को बिलीव करते हैं। चाहे अभी आप देखें जैसे मंसूर अली शाह साहब का कल का नोट है, चाहे जैसे अतर मिनल्ला है, तो ये वो जजेस हैं, मेरा ख्याल है कि इन्होंने जो है वो ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करनी है। ख़ासकर जो चीफ जस्टिस के इख्तियारात हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि केसेस की फिक्सेशन और बेंचेस की कंपोजिशन का मामला है, तो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट ज़्यादा चांसेस हैं कि वो जो है वो अपहेल्ड हो जाएगा। अगर वो कानून आ जाता है तो फिर कमेटी वर्क करेगी और उस कमेटी के ज़रिए 3 जजेस काम करेंगे। जस्टिस बंदयाल साहब में एक ज़िद थी बहुत ज़्यादा, वो वैसे सॉफ्ट स्पोकन थे, लेकिन हमने देखा कि थ्रू आउट उन्होंने अब पूरी कोशिश की कि काजी फाइसा साहब को यहाँ से सुप्रीम कोर्ट से निकाला जाए। यही इन चारों चीफ जस्टिस करते रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली आप कहें काजी साहब के लिए, जब रिजीम चेंज हुई तो इनका सारा प्लान चेंज हो गया और वो जो एक सेम पेज था जो हम देखते थे कि सिंस पनामा, वो ख़त्म हो गया। बाकी जो अहमद अवैस साहब बात कर रहे थे कि जी जो आर्टिकल 95 का प्रोसेस कंप्लीट किया, तो वो उस वक्त भी कहीं से इशारा ही आया, तब ही रात को अदालतें खुली। ये सारी चीज़ें भी हम ओवरलुक नहीं कर सकते। आखिर में उनकी ख्वाहिश थी कि पीटीआई को इलेक्शन दिया जाए। उसकी वजह उनकी एक ये भी थी कि जो इंटरनल हमारी सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक ग्रुपिंग है, तो हमारा जो धड़ा है वो मजबूत रहे। पीटीआई जब आएगी तो वो सिक्योर ज़्यादा रहेगा। मुझे एक ब्रेक लेने दें। हमने बात की चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब का बतौर जज और बतौर चीफ जस्टिस। एक ब्रेक के बाद
हम बात करेंगे कि जो अगले चीफ जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के काजी फाइज ईसा साहब, अब उनके सामने क्या चैलेंजेस हैं और कैसा देख रहे हैं आने वाला दौर। एक ब्रेक के बाद से बात होगी इस पर। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक में जाने से पहले हम चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल के दौर के हवाले से बात कर रहे थे। नए आने वाले चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा होंगे, उनके दौर में क्या क्या चैलेंजेस है इस पर भी हम बात करेंगे। पाशा साहब जरा बताइएगा, 56,000 केसेस इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं। कोई भी चीफ जस्टिस हो, उनकी अवलीन तरजीह तो ये होनी चाहिए कि जल्द से जल्द उन केसेस का फैसला हो, लेकिन यहाँ पे और भी कई चैलेंजेस हैं। जैसे कि अभी हमने प्रोग्राम के पहले हिस्से में डिस्कस किया, जजेस में ग्रुपिंग की बात हो रही है, बेंच फिक्सिंग के इल्जाम लग रहे हैं। आपको लगता है कि काजी फाइज ईसा साहब जो बात करते थे अब वो इम्प्लीमेंट कर भी पाएंगे इन तमाम चीज़ों को, यानी कि जो चीफ जस्टिस के पावर्स हैं उनको डिवॉल्व करेंगे? जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के तहत कहा था 3 रुकनी कमेटी ये फैसला लेगी कि कौन से केस पे सू मोटो लेना है, या जो बेंच है वो किस तरह तश्कील दिया जाएगा, ये सब हो जाएगा आने वाले दौर में बहुत जल्द? बिल्कुल शहजाद साहब, नए चीफ जस्टिस साहब जो हैं उनके लिए वाकई बड़े चैलेंजेस हैं। सबसे पहले तो चैलेंज ये है कि उन्होंने अपना हाउस इन ऑर्डर करना है, और जो ग्रुपिंग इतनी शदीद तरीन हो चुकी है उसको कम करना है, उसको बेहतर करना है। क्योंकि जो है वो जब तक यहाँ पे इत्तेहाद नहीं होगा, अपने फैसले आने वाले दिनों में वो मनवाने के काबिल नहीं होंगे। जिस तरह के उमर अता बंदयाल साहब भी मिजरेबली फेल्ड हुए और उन्होंने वो नहीं कर सके। और इसके लिए जो उनका जो सबसे पहला जो कदम उन्होंने उठाया है कि कल ओथ लेते ही रात को उन्होंने तमाम जजेस को शाये पे मदऊ कर लिया है। इट्स अ गुड सीन, अच्छी बात है, उनको करना चाहिए और तमाम जजेस को जाना चाहिए। अगर कोई ग्रुपिंग की वजह से अवॉइड करता है तो वो ज्यादती करेगा, पहला स्टेप इनका है। दूसरी बात मैं करूँगा कि मेन जो काम है इनका फिक्सेशन ऑफ केसेस के हवाले से है। कई 4-4, 5-5 साल से अहम नौइयत के केसेस जो हैं वो फिक्स नहीं हो सके, और कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं बनाया गया, कोई पॉलिसी नहीं बनाई गई कि किस तरीके से वो फिक्सेशन करनी है, जिसकी वजह से अब आप देखें कि जस्टिस बंदयाल कह रहे थे कि 22,500 हमने रिकॉर्ड केसेस जो हैं वो डिसाइड किए हैं गुज़श्ता साल। लेकिन मैं इंतहाई अफसोस के साथ ये बात करना चाहूँगा कि अगर उसको आप मज़ीद रिसर्च करें तो 10 to 20% ऐसे केसेस हैं जो कि इन्फेक्शियस होने की वजह से, फिक्स ना होने की वजह से वो इन्फेक्शियस हो गए और फिर वो वापस वो विड्रॉ करने पड़े। तो इसके लिए मैकेनिज्म उन्होंने बनाना है। और तीसरी बात जो सबसे अहम है वो ये है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है उसकी केस कल फिक्स हो गया है 18 को, और उस पर चूंकि हम भी बार काउंसिल भी उसमें पार्टी है, हमें भी बुलाया गया है, वो सबसे पहले करेंगे। और मैं आपको बताऊं कि इम्प्लाइडली क्या प्रैक्टिकली जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने इसको तस्लीम करते हुए इस एक्ट को जब से ये असेंबली से मंजूर हुआ वो किसी बेंच का हिस्सा नहीं बने। और हमने उनसे पूछा कि आप बेंच में क्यों नहीं बैठते, तो उन्होंने कहा कि पार्लियामान ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट बना दिया है। ऑल दो के चीफ जस्टिस की पार्ट्स को उन्होंने 3 रुकनी कमेटी पे तकसीम कर दिया, और मैं भी अगर चीफ जस्टिस बनूंगा तो मुझे भी ये करना पड़ेगा। तो मैं समझता हूं कि इस एक्ट की मौजूदगी में मेरा किसी ऐसे बेंच का हिस्सा बनना वो मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि ये बेंचेस मैं गैर कानूनी समझता हूं और मैं नहीं बैठूंगा। तो प्रैक्टिकली तो उन्होंने अपना वोट उस परड़े में डाल के ये जहर कर दिया। मुझे हसन साहब ये भी बताइएगा कि क्योंकि ये एक्ट बन चुका है लेकिन उस पर स्टे ऑर्डर है, तो अगर काजी फाइज ईसा साहब आते हैं, बेंच बनाते हैं और स्टे ऑर्डर हट जाते हैं तो ऑब्वियसली उसकी इंप्लीमेंटेशन उसी दिन से होगी जिस दिन से ये एक्ट बना था। तो इस दौरान जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसले किए हैं क्या वो खत्म हो जाएंगे? क्योंकि काजी फाइज ईसा साहब की एक राय थी कि उस एक्ट के बाद जितनी भी बेंचेस बन रहे हैं वो इलीगल है। तो यानी कल नैब का अगर फैसला आया है, नैब अमेंडमेंट का, तो वो खत्म हो जाएगा अगर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो है उस पर स्टे खत्म हो गया तो? जी, ये एक नई एनोलॉजी सामने आएगी और ये देखना पड़ेगा, फर्स्ट इंस्टांस का ये केस होगा। अदरवाइज जितने भी केसेस कोई जजेस सुनते हैं और वो उसके बाद वो बेंच से फर्ज निकाल दिए जाते हैं, तो उनके लिए सेविंग क्लॉज मौजूद है कि वो उनके जो डिसीजन, जो जजमेंट्स हैं, वो उनको प्रोटेक्शन हासिल है। लेकिन इसमें हुआ ये कि 184(3) के खास तौर पे जो बेंचेस बनाए गए, मसलन ये भी जो नैब तरमीम वाला केस है वो भी 184(3) की जुरिसडिक्शन अज्यूम करके
तो ये इसको टेक अप किया गया है। तो ये देखना पड़ेगा कि क्या जो बेंच अगर अनडू करता है उसको या स्टेटस को खत्म करता है या वो पिटीशन डिसमिस करता है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ, तो फिर क्या वो उसमें सेविंग क्लास दे देते हैं, कोई प्रोटेक्शन दे देते हैं पीछे जो बेंचेस फैसला कर चुके हैं, फिर तो स्पेसिफिकली उनको उसमें लिखना पड़ेगा। अदरवाइज अगर नहीं करते तो फिर ये जो है ये डीम्स टू बी पेंडिंग तस्वर होंगे। सही। अहमद अवैस साहब, जरा आप भी बताइएगा कि अब जब काजी फाइज ईसा साहब आएंगे तो उन्होंने रूल्स बनाने, मैकेनिज्म बनाने हैं, जो ये बेंच फॉर्मेशन वाले मसाइल हैं, फिक्सेशन ऑफ केसेस वाले मसाइल हैं, आपको लग रहा है कि ये अब हल हो जाएंगे? और कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि जिन जजेस के हवाले से ये कहा जाता था कि वो बंदियाल साहब के लाइक माइंडेड हैं, उनके बेंचेस में होते हैं, तो अब उनको इग्नोर किया जाएगा और काजी फाइज ईसा साहब अपने मनपसंद जजेस के साथ बेंच बनाए करेंगे? आपको क्या लगता है क्या होने जा रहा है? मेरे ख्याल में अगर उनको आप बाई एंड लार्ज उनकी सारी गुफ्तगू और जो उनकी कमिटमेंट्स और जो उन्होंने जहाँ कहीं भी प्रिंसिपल स्टांस अपने नुक्ते नज़र से लिए हैं, उनको अगर मद्देनजर रखा जाए तो एक बात सामने आती है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को काफ़ी अहमियत देते हैं कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन से राइट लेफ्ट मत हो। अगर ये बात है तो इट इज़ पॉजिटिव साइन। कॉन्स्टिट्यूशन को अगर बुनियाद बना के वो चलेंगे तो फिर वो मुल्क में भी इस्तेकाम आ सकता है। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर मेरा नहीं ख्याल कि वो एक पीरियड था ना, कंट्रोवर्सी का पीरियड था, एक बीच में ग्रुपिंग का पीरियड था। अब उनके चीफ जस्टिस बन जाने के बाद, बंदयाल साहब के रिटायरमेंट के बाद, वो अब ग्रुप बंदी जो है मेरा नहीं ख्याल कि वो कायम रहेगी। अब ये सब को साथ लेके चलना भी चाहिए और मुल्क का इंटरेस्ट भी है, और मेरा ख्याल है कि वो एसी को लेके आगे चलेंगे और आगे बेहतरी की सूरत हमें ये उम्मीद रखनी चाहिए कि पाकिस्तान में सुप्रीम जुडिशरी जो है, पर्टिकुलरली सुप्रीम कोर्ट जो कि कस्टोडियन है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो अपहोल्ड करेंगे। क्योंकि इस वक्त सबसे ज़्यादा वक्त की ज़रूरत ये है कि पाकिस्तान के आइन को बगैर किसी हुल हिज्जत के उसको पूरी मनोवन उसके ऊपर जो है वो उसको फॉलो किया जाए, और तमाम अदारे बड़े छोटे, कोई फर्द बड़ा हो छोटा हो, वो उसके सबसर्विएंट है और उसके आइन के ताबे होकर चले। तब पाकिस्तान में हम रूल ऑफ लॉ के कॉन्सेप्ट को दोबारा से उठा सकते हैं। अदरवाइज ये रूल ऑफ अथॉरिटी की तरफ जो हमारा ड्रिफ्ट है ये बहुत खतरनाक है और बड़े खतरनाक नतीजे निकल सकते हैं। और मोई साहब, आप भी यही देख रहे हैं जो कंट्रोवर्सीज हैं बेंच फिक्सेशन के हवाले से, केसेस फिक्सेशन के हवाले से, वो ख़त्म हो जाएंगे? ये इतना आसान होगा उनके लिए जो उन्होंने कहा है उस पर अमल दरामद भी करना, और साथ में कई और चैलेंजेस भी हैं, जैसे कि अगर 90 डेज में इलेक्शन का मामला है, क्या आपको लगता है जैसे माजी में वो कहते थे कि इन मामलों पे फुल कोर्ट बनाना चाहिए ताकि असर्ट कर सके सुप्रीम कोर्ट अपने फैसलों को, क्या ये होता हुआ नजर आ रहा है आपको? देखिए, मेरे ख्याल से काजी फाइज ईसा साहब का जो पूरा मुकम्मल 1.5 साल का एजेंडा है, वो जो पिछले उन्होंने तनकीदी खतूत लिख दिए हैं उसके अंदर मौजूद है। अगर काजी साहब इनमें से किसी के भी हर्फ पर हर्फ नहीं चलते तो उनके ऊपर तनकीद बजाते खुद और एक नेचुरल तरीके से शुरू हो जाएगी, और मेरा नहीं ख्याल कि वो ऐसा होने देंगे। वो काफ़ी इस मामले में राइचस हैं और काफ़ी कॉन्स्टिट्यूशनली प्रॉपर हैं और हमेशा से रहे हैं और हमेशा कमेंट्री करते रहे हैं। उनके पास कोई गुंजाइश ही नहीं है। वो कह चुके हैं कि बेंचेस जो हैं उसके अंदर सीनियरिटी को देख के होना चाहिए, इंपॉर्टेंस के केसेस जो हैं उसके अंदर फुल कोर्ट होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को एडमिनिस्ट्रेटिवली मुलाकात करनी चाहिए रेगुलरली। वो अपने केस में पिटिशन कर चुके हैं कि जो मैटर्स ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस है उनको टेलीवाइज होना चाहिए, लोगों को नज़र आना चाहिए कि उनके हुकूक के हवाले से क्या हो रहा है। वो कह चुके, वो ओपननेस का वादा कर चुके हैं, ओपननेस ना होने की तनकीद कर चुके हैं, जजेस के एक्सक्लूजन की तनकीद कर चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामलात का फंस जाना, अटक जाने की तनकीद कर चुके हैं, रजिस्ट्री के थ्रू मामलात को दफन कर देना इस तरह के फिर उनके ऊपर फैसले करने ही ना पड़े जो ज़्यादा मुश्किल मामलात हैं। जैसे वकार सेठ साहब ने मिलिट्री कोर्ट्स एंड ट्रायल ऑफ सिविलियंस अंडर टेररिस्ट क्लॉजेस के हवाले से फैसला दिया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको सस्पेंड किया और गायब कर दी फाइल। इसी तरह DHA क्वेटा का फैसला सुप्रीम कोर्ट आया, गायब हो गई फाइल सस्पेंड होने के बाद। इन सारी चीज़ों का प्रोसेस चीफ जस्टिस कैसे कर पाता है? क्योंकि उसके पास रजिस्ट्री होती है, रजिस्ट्रार को वो एक आले की तरह इस्तेमाल करता है, बेंच बनाने के तरीके को एक आले की तरह इस्तेमाल करता है। काजी फाइज ईसा साहब इस सब कुछ पे तनकीद कर चुके हैं, इस सब कुछ को एक्सपोज कर चुके हैं, तो उनके पास अब विगल रूम, देखिए मैं नहीं समझता कि वो विगल रूम चाहेंगे, लेकिन अगर चाहते भी तो नहीं है, क्योंकि उनकी अपनी पोजीशन ऑन द रिकॉर्ड है। मेरा कुछ कहना, आपका कुछ कहना दूर की बात है, वो खुद इस सब कुछ पे तनकीद कर चुके हैं, लिख के दे चुके हैं कि प्रोसेस क्या होना चाहिए, एल्गोरिथमिकली बेंचेस बने, कोई भी केस जो है वो आउट ऑफ लाइन फिक्स किसी वजह के बगैर ना हो, अगर फिक्स हो रहा है तो उसकी वजह हरफ आम सबको पता हो।
अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट केस लग रहा है तो सारे सीनियर जज साहिबान जो बैठना चाहते हैं वो बेंच पे बैठे, उनको मौका मिले, तवातुर से फैसले जो हैं वो कंसिस्टेंसी से आए, और जो फैसला हो रहा हो अगर अवामी मफाद में हो रहा हो तो अवाम को सुनाया जाए। ये सब कुछ आप पूरा कर दें तो जिस तरह की मैकिनेशंस होती हैं हमारे कोर्ट में वो 80% तो उसी वक्त खत्म हो जाएंगी। आप लोगों ने आपने और हसनात साहब ने खासतौर पर निशानदेही की कि इंटरवेंशंस होती हैं, आपने कहा फलां एस्टैब्लिशमेंट का जज है, मतलब ये इंटरवेंशंस तो पाकिस्तान की सियासी तारीख को देखते हुए लगता है नहीं रुकेंगी। इसको कैसे वो काउंटर करने में कामयाब होंगे? दबाव आएगा आपके ख्याल में उसी तरह हैंडल होगा जैसे पिछले 6 साल में होता रहा है? दबाव नहीं, दबाव को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है? जी आई डोंट नो, अगर ये आई डोंट नो मैं इसको किस तरह कहूँ कि ये एयर हो सके, लेकिन अगर आप ऑनेस्ट इनफ हैं तो दबाव नहीं आता, आ नहीं सकता। और आपको ये जजेस शहादत पहले आपने कहा कि यूनिटी ऑफ द कोर्ट वो बड़ा मैटर करता है। जी, अगर आपके अपने मामलात में कोई बहुत ज़्यादा बुनियादी नक्स नहीं है ना तो आपके ऊपर प्रेशर फिर इस हद तक नहीं आता। और वो प्रेशर अगर आप, मैं नहीं कह रहा कि मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन अगर आप सुप्रीम कोर्ट के जज हैं और आपके साथी जो हैं आपके साथ हैं तो वो फिर हो सकता है। मैं नहीं कह रहा हो जाएगा, लेकिन कम से कम लड़ाई तो लड़के देखें, ट्राई टू फाइट द गुड फाइट, फिर देखते हैं। ठीक है। और हसनात साहब, आपने तो 2 दिन पहले ये लिखा भी था कि काजी फाइज ईसा साहब जब चीफ जस्टिस बनेंगे तो वो आते साथ रिफॉर्म्स करेंगे। जरा क्विकली बताइएगा कौन कौन से रिफॉर्म्स आपको लगता है कि उनके टेबल पर हैं और फौरी तौर पे वो उस पर अमल दरामद करेंगे? देखिए, इस हवाले से अभी सस्पेंस है क्योंकि तकरीर का मौका उन्हें नहीं मिला कि वो तकरीर करते और वो बताते कि मेरे ज़हन में क्या है। लेकिन जो चीज़ें हैं, जिस तरह जाफरी साहब बता रहे थे कि उन्होंने खतूत लिखे हैं, यही कि चीफ जस्टिस के इख्तियारात में ट्रांसपेरेंसी लाई जाए, ये तो वो लाजमी करेंगे। और यही बताया जा रहा है कि पहले दिन ही ये मतलब कंफर्म है कि मास्टर ऑफ रोस्टर अब वो अकेले नहीं होंगे, वो 3 रुकनी कमेटी होगी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल में जो कहा गया था। बिल्कुल, वो ये टर्म जो मास्टर ऑफ रोस्टर है इसको उन्होंने तनकीद की है इसकी कि ये कोई आइन में इसकी कोई इजाज़त नहीं है, तो वो इस हवाले से बिल्कुल वाज़ेह हैं। और यही है, बताया जा रहा है कि पहले दिन ही जो है मैसेज हर तरफ कन्वे हो जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी। और जहाँ तक बात है चैलेंज, सबसे बड़ा चैलेंज चीफ जस्टिस का यही होता है कि जुडिशरी पे जैसे आप बता रहे हैं कि दबाव है या जुडिशल प्रोसीडिंग मैनिपुलेट होती हैं, तो ये अब पहले शिकायत नून लीग की थी, आजकल पीटीआई की है, तो इसमें वो कैसे चीज़ें को टैकल करते हैं। फिर उन पे एक राह छाप रही है कि जी पीटीआई की कोई अप्रीहेंशन होगी कि उनके खिलाफ रेफरेंस फाइल किया तो वो पीटीआई के केसेस को कैसे डील करेंगे। नून लीग को जो बहुत ज़्यादा उन पे तवक्कुआत हैं तो वो एक कितने हद के साथ तक वो उसको पूरा करेंगे। मेरा ख्याल है कि वो जो है वो अगर पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी के साथ रहें और इस किस्म की इंटरप्रिटेशन करें सिविलियन सुप्रीमेसी की, तो ये एक ऐसी चीज़ है जो हम देख रहे हैं कि सिंस लायर मूवमेंट किसी चीफ जस्टिस ने इस चीज़ को फोकस नहीं किया और सारी एक जुडिशल एरोगेंस रही है। इन्होंने जिस मामले में भी कानून को इंटरप्रिटेशन की है तो अपने आप को जुडिशरी ने अबव रखा है। और इवन ये भी होल्ड कर दिया बंदयाल साहब ने और एजाज लहसन साहब ने कि हमारे जो रूल्स हैं सुप्रीम कोर्ट के वो हाई पेडिस्टल पे हैं एज़ कम्पेयर टू एक आम कानून के। तो ये वो सारी चीज़ें हैं। मेरा ख्याल है कि जस्टिस काजी फाइसा इन चीज़ों पे उनको अंदाज़ा है कि क्या करना है। और फिर उनके लिए जो चैलेंज है, एक तरफ पाशा साहब कह रहे हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट के एक जज के खिलाफ जो है कंप्लेंट आई हुई हैं वो टेकअप की जाएँ। अब वो एक जज साहब जो हैं वो एक धड़े से बिलोंग करते हैं, अगर वो सारा धड़ा ही इकट्ठा हो जाता है तो फिर जस्टिस काजी फैसल साहब के लिए बड़ा एक चैलेंजिंग होगा कि वो बार की बात सुनते हैं और या वो धड़े जो सुप्रीम कोर्ट के जज को के अगर खिलाफ जाते हैं तो वो सारा धड़ा नाराज होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में धड़ेबाजी से ही सिलसिला चल रहा है। देखते हैं कि अब कैसे ख़त्म होता है। शायद ही किसी मुल्क पे सुप्रीम कोर्ट के हवाले से इस किस्म की दिलचस्प गुफ्तगू होती हो। बहुत बहुत शुक्रिया हसनात मलिक साहब, मोइज़ जाफरी साहब, अहमद अवैस साहब, हसन रज़ा पाशा साहब, आप प्रोग्राम में शिरकत के लिए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।